आप जैसा कि देख ही रहे होंगे और पढ़ ही रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति को समझिए। कहते हैं कि एक देश में जब महत्वपूर्ण बदलाव करने हो, बड़े बदलाव करने हो, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में बदलाव करिए। और ऐसा ही हुआ है। शिक्षा नीति में 34 साल बाद इतना बड़ा बदलाव किया गया है। ये शिक्षा नीति कैसी है, कब से लागू होगी, बच्चों के लिए ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बच्चे कैसे इसमें बैलेंस कर पाएंगे, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय सिंह बघेल मौजूद हैं। उनके पास हम जाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे, तमाम उनसे बातें करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नीति क्या है, इसकी कितनी जरूरत थी देश के बच्चों को और देश का जो भविष्य है, यानी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आगे चलकर भारत का नाम और ज्यादा रोशन करेंगे और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो उनमें अब किस तरह का बदलाव देखेंगे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2021-2022 का जो एकेडमिक सेशन होगा तब तक ये नीति लागू हो जाएगी। उनके लिए एकदम से इस नीति में आना, वो पढ़ाई करते करते, तो उनके लिए कितनी मुश्किलें होंगी। एक पेरेंट्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं छात्रों की पढ़ाई में, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे वो कॉलेज हो। तो उनके लिए कितने ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं और ये कितना आसान हो सकता है, क्योंकि आधे जो लोग हैं यानी कि जो छात्र के पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ विरोधी भी हैं। और ऐसा हमने देखा भी है कि हर चीज़ का विरोधी भी होता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके सहमति करते हैं। तो प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं मेरे साथ संजय सिंह बघेल, वो बन गए हैं। संजय जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहला यही सवाल मेरा है कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो ये नई शिक्षा नीति आई है जी, इसको लाने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा और तकनीक में लगातार परिवर्तन और बहुत तेज परिवर्तन हो रहा है, तो मुझे लगता है जहां नई शिक्षा, कोई भी शिक्षा नीति का रिव्यू जो है, समीक्षा जो है 5 साल में होना चाहिए, वो 1986 के बाद किया जा रहा है। उन्होंने 34 साल लग गए एक नई शिक्षा नीति लाने में जी। तो सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि सरकार का बहुत सकारात्मक पक्ष रहा है कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में सोचा और हमारे देश के सामने लाया। और जहाँ तक दूसरा सवाल है नई शिक्षा नीति क्या है, तो यहाँ हमें एक चरणबद्ध तरीके से पूरा समझना होगा पूरी शिक्षा नीति को, कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में जो प्री प्राइमरी का क्लास होता था, अभी तक देखिए प्राइवेट से स्कूलों के पास होता था कि प्री नर्सरी, नर्सरी, फिर आगे जाके फर्स्ट सेकंड ऐसे एडमिशन होता था। तो ये सबके लिए अब समान हो गया कि प्री नर्सरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबके लिए बराबर का होगा। फिर प्री प्राइमरी के बाद होगा एक फाउंडेशन स्टेज, इसको 3 चरणों में हम बांट सकते हैं जी। तो पहला होगा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज होगा 1 से 5 तक का जब होगा, और 1 से 5 तक का ये जो सिलेबस क्या होगा, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो शिक्षा नीति में बताया गया है जी। कि आप प्रायोगिक ढंग से खेल खेल में किसी चीज को सीखें। तो पहला स्टेज 1 से लेकर 5 तक फाउंडेशन स्टेज होगा। फिर दूसरा स्टेज आता है मिडल स्टेज, इसको हमें 6 से 8 तक क्लास में हम बच्चे पढ़ेंगे। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी होगा, इसमें सभी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ने को दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पे एक तरह से वोकेशनल स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो 6वीं से जो बच्चा, देख लीजिए आज भी मैं जब ऑनलाइन कोर्सेज करता हूँ तो मेरा 6वीं का बच्चा हमें कोडिंग या की बताता है कि यहाँ से अपलोड कीजिए। तो ये बच्चे को एक तरह से ओपन कर दिया जाएगा कि आप स्किल ओरिएंटेड, कंप्यूटर ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, IoT ओरिएंटेड कोर्सेस अपने से पढ़ें जो आपकी इच्छा हो। और इतना ही नहीं, यहाँ माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रही हूँ। एक और जो बात है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन बस एक मेरा छोटा सवाल है कि जो 6ठी क्लास के बच्चे, यानी कि जो 6ठी से, यानी कि जो 3rd वो जो होगा, जिसको आपने मिडल वो बताया है, मिडल स्टेज, हाँ मिडल स्टेज जो बताई है, उसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा जोर देने की बात की जा रही है जी जी। ये क्यों है, क्यों इस तरीके से हम, ताकि आगे भविष्य क्या हम बदलाव देख रहे हैं या भारत को हम दूसरी अलग स्थान पर देख रहे हैं? देखिए, अब हमारा वो समय पूरी तरह से आप जानते हैं, हम स्टेज 4 पे हैं, एजुकेशन स्टेज 4.0 जिसको कहा जाता है उसमें। और ये 4.0 क्या है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी ये सब पढ़ाई जाती है। और बच्चे को मुझे लगता है जो ग्रास्पिंग पावर इस स्टेज में जितना तेज होती है, वो 20 साल या 25 साल के बच्चा उतना ज्यादा नहीं सीख सकता। देखिए, बच्चे जो आज पैदा हो रहे हैं हाथ में मोबाइल लेकर पैदा हो रहे हैं, इन बच्चों को हम क्या कहते हैं, ये नेटिव्स है, पैदा ही हुए टेक्नोलॉजी के साथ।
हम लोग यदि अब पढ़ाने भले जा रहे हैं, लेकिन हम एक तरह से इस टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के लिए हम सीख रहे हैं, हम माइग्रेंट हो गए। तो इस चीज को समझना है, बच्चे जो है नेटिव्स हैं, हम माइग्रेंट हैं, इसलिए बच्चों को उनके जो है बचपन से इस चीज को सिखाया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। तो वो जो सीखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो खेलेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें इंटर्नशिप की बात की गई है कि 6वीं से जा करके बच्चा कहीं भी अपने पसंद के, मान लीजिए आईटी में है, किसी को आर्ट में अच्छा है, किसी को पेंटिंग में अच्छा है, किसी को फोटोग्राफी का शौक है, तो कहीं भी जाके किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी गुरु को पकड़ करके अपना इंटर्नशिप का कोर्स भी वो कर सकता है, एक तरह से वो डिग्री। तो यहाँ से क्रेडिट जुड़ना, एक तरह से जिसकी आप बात कर रही थी, वो भी जुड़ना चालू हो जाएगा। फिर तीसरा, यानी कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर के साथ साथ पढ़ाई को एक तरह डीपली, ये सिर्फ रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, रटने वाली विद्या नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं आप उसका काम कीजिए, प्रयोग कीजिए और फिर सीखिए। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरा स्टेज है यहाँ पे, लास्ट स्टेज जो होता है वो 9+2 क्लास का है, जहाँ एक विषय का विश्लेषण तो बच्चा पढ़ेगा, एक विषय को सोच लेगा। जैसे अभी हमारे पास 3 स्ट्रीम थे, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज है। तो यहाँ जो है तो आप एक विषय लीजिए, लेकिन यदि फिजिक्स के साथ आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। आपको लिटरेचर के साथ यदि कॉमर्स और फाइनेंस का भी मैनेजमेंट सीखना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से विषयों का पूल बना दिया जाएगा कि उस पूल में से आपको जो विषय अच्छा लगता है उसको पढ़ लीजिए। तो आप धीरे धीरे यहाँ पर आपका इंटरेस्ट पता चलने लगेगा कि आगे करना क्या चाहते हैं। फिर जो चौथा स्टेज हम कहें तो जो हायर एजुकेशन में हम जाते हैं, मतलब जो स्ट्रीम सिस्टम पहले हुआ करता था वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तो आपको चॉइस बेस्ड हो जाएगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ग्रेजुएशन मान लीजिए हिस्ट्री में किया, लेटर इन द लाइफ मुझे लगता है यार हिस्ट्री से मुझे उतना फायदा नहीं हो रहा है, मुझे फाइनेंस भी पढ़ना चाहिए। तो यदि यहाँ का थोड़ा बहुत आप पढ़ के रहेंगे और आगे जाके किसी काम में करेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। अब एक बेस यहाँ भी तैयार होगा। फिर आप जाके स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जैसे ही हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं तो हायर एजुकेशन में अभी क्या था कि जब तक आप 3 साल कंप्लीट नहीं करेंगे तो ना तो आपको बीए प्रोग्राम मिलेगा, जिसको हम बीए पास कहते हैं, ना ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। आप यदि फर्स्ट ईयर में किसी वजह से, पारिवारिक कारण से, आर्थिक कारण से या किसी वजह से आप हो गया, घर में परिवार में कोई समस्या, तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप क्लास ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद आप फाइनल नहीं लेते तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती। आपके एक तरह से 1 साल भी बर्बाद हुआ, 2 साल भी बर्बाद हुआ, जब तक आप तीसरे साल तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते कोर्स। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज हुई कि जब आप फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद कंप्लीट करने के बाद आप निकलना चाहते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट आपको, जैसे अभी हुआ है कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खास करके वोकेशनल और स्किल बेस्ड जो कोर्सेज चलाए गए हैं, तो 1 साल आप कंप्लीट कीजिए और एक सर्टिफिकेट लेकर आप निकल सकते हैं। फिर 2 साल आप कंप्लीट करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर 3 साल करेंगे तो आप डिग्री मिल जाएगा। यदि चौथे साल एक और कर लेते हैं आप तो फिर डिग्री प्लस रिसर्च ओरिएंटेड रिसर्च हो जाएगा। तो एक तरह से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का कर दिया गया है। ये जो पूरी जो आपने शिक्षा नीति को इसको समझाया है, नई शिक्षा नीति को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है, और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसे बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अब आगे क्या बदलाव होने वाले हैं ये उन्हें समझ में आ रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सर हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब आगे जो है भारत, वो नए भारत की शुरुआत हो रही है और नए तरीके से साथ हो रही है। लेकिन अब जो है स्कूल की अगर बात करें तो रिजल्ट को लेकर भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं कि 360 डिग्री के असाइनमेंट के तौर पर बदलाव किया जाएगा। ये 360 डिग्री जो असेसमेंट है ये क्या है? 360 डिग्री को इस तरह समझिए, एक तरह से होलिस्टिक, किसी के स्टूडेंट के या छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व को परखा जाएगा। अभी तक क्या आपने रट्टा मारा, आप एक पर्टिकुलर समय में आप 3 घंटे में पेपर दे दिया और आप जो है तो पास हो गए, आपका 90% आएगा, 95% आया। लेकिन जब आपको इंटरव्यू देने जाना होता है तो आप बोल नहीं पाते, वहां पे कम्युनिकेशन स्किल आपकी पूरी तरह वीक है। फिर जब से आपको मान लीजिए कोई हर्डल वाला सवाल दे दिया जाता है, कहीं आप कन्फ्लिक्ट वाली चीज आती है, वहां आपको डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे तो आपके मम्मी पापा का हाथ था पीछे पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई 360 डिग्री की, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आपका एक तरह से असेसमेंट, मूल्यांकन होता रहेगा, यानी कि क्षमता उनकी बढ़ाई जा रही है, उनकी योग्यता बढ़ाई जा रही है, सिर्फ उन्हें रट्टा नहीं मारना। और यहाँ पे सिर्फ वो बच्चा या टीचर ही असेसमेंट नहीं करेगा, परीक्षा के माध्यम से असेसमेंट नहीं होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अपना जो उसके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी असेस करेंगे,
टीचर लगातार असेस करेंगे, एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेशन है वो करेगा, स्वयं बच्चे के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तुम अपना खुद असेसमेंट करो कि तुम्हें क्या है। ये सब चीजों को समझ, इस तरह इसको 360 डिग्री कहा जो जैसे पहले बच्चे हुआ करते थे कि बस फाइनल्स में पढ़ाई कर लिया करते थे और पूरे साल मौज मस्ती करते, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा, पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी जी। 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम जो है, जैसे कि कॉलेज में हुआ करता है रेगुलर कॉलेजेस में, वैसा अब स्कूलों में भी हुआ करेगा। इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक तरह से असेसमेंट कंटिन्यूअस होता है। मान लीजिए 2 या 3 वीक पढ़ाया गया, 15 वीक का जैसे मैं उदाहरण ले लूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 15 वीक का मान लीजिए टोटल 6 मंथ का कोर्स है, बीच में छुट्टियां वगैरह आती हैं, तो उसमें 3 वीक के बाद एक पहला असेसमेंट आता है कि 3 वीक में आपने क्या समझा। फिर उसके बाद आपने 7वें वीक के बाद आपने दूसरा असेसमेंट लिया कि आपने उस पिछले 2 महीने में आपने क्या समझा। फिर एक तीसरा असेसमेंट होता है जिसको हम कहें कि एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं। तो अभी पहले क्या था, 4 ईयर कॉन्सेप्ट में, और बाहर की यूनिवर्सिटीज में, मैं बाहर यूएस में पढ़ाया हूँ, मिडल ईस्ट में पढ़ाया हूँ, तो वो सब चीज़ें हैं मैं समझता हूँ। तो 50% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, 50% थ्योरेटिकल होता है। तो आपका असेसमेंट प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, आप विषय को कितना अच्छे समझ रहे हैं और साथ साथ जो आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसका भी असेसमेंट होगा, तब जाके आपका 100% से मूल्यांकन किया जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस सेमेस्टर सिस्टम का। बिल्कुल, यानी कि बेहतरी होगी और कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो अब इंटरेस्ट भी लेंगे, क्योंकि कुछ हमने देखा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो स्कूल जाने से भागते थे, जबरदस्ती उनके पेरेंट्स जो है स्कूल उन्हें भेजते थे, वो रोते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 5वीं तक तो आपको खेल कूद और क्या स्कूल क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, ये सब चीजें समझाई जाएंगी। उसके बाद आप पर फिर धीरे धीरे प्रेशर डाला जाएगा और धीरे धीरे फिर आप चीजों को समझेंगे, आप योग्य बनेंगे। एक और चीज, कॉलेज में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं, कॉलेज की नीति में भी। तो वो जो कट ऑफ होती है, जब हम एडमिशन लेते हैं कट ऑफ के बेस पर लेते हैं, लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है कि कॉमन एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, यानी कि कैट का जो एग्जाम है, आप दे सकते हैं और एग्जाम देकर जो नंबर है वो आपके ऐड हो जाएंगे, फिर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो बच्चों के लिए कितना फायदेमंद होता है? ये बहुत फायदे की चीज। मान लीजिए कि आप एक 12th के बच्चे हैं और उस जब एग्जाम का समय था, किसी वजह से बीमार हो गए। अब बीमार हो गए तो आपने किसी तरह पेपर तो दे दिया, लेकिन पढ़ाई किसी अच्छे से आपने नहीं की, और उस पर्टिकुलर समय में, उस वीक में या उस 10 दिन में आपका पूरा परफॉर्मेंस साल भर का खत्म हो गया। तो आपके पास ये है कि यदि आप ड्यू या जेएनयू या कहीं भी इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो 90 से नीचे तो आपकी सुनवाई है नहीं, तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं। तो एक अच्छा रास्ता खुल गया है कि मान लीजिए आप 90 के उस दायरे में नहीं आए हैं, तो कैट के माध्यम से आपको एक चांस और मिल रहा है कि आपके अंदर प्रतिभा थी, किसी वजह से आप जो है तो वहां परफॉर्म नहीं कर पाए एक हफ्ते में, तो आपको एक और मौका दिया जा रहा है कि जो आपका नॉलेज है वो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप दीजिए, तो आपका एवरेज जो आपका मार्क्स मिला है और कैट का जो टेस्ट हुआ है उसके माध्यम से जो दोनों का समायोजन करके जो आपका परसेंटेज है उसके हिसाब से आप अपने कोर्स को कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, एक और बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक क्या है, क्योंकि ये नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, शिक्षा नीति में बदलाव जब आया 2 दिन पहले, तो ये नाम बहुत हाईलाइट हुआ। ये क्या है, किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं? देखिए, एक जो है बैंक का सिस्टम को समझना होगा। यहाँ पे बैंक में 3 तरह के सिस्टम है। एक है कि आप पहले सेविंग अकाउंट, एक है फिक्स्ड अकाउंट, एक है रिकरिंग अकाउंट मान लीजिए आप कीजिए। तो आप ये हम आरडी हम कहें रिकरिंग डिपॉजिट वाला कॉन्सेप्ट है कि आप मान लीजिए 1 साल पढ़े, 1 साल में आपने एक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट लिया और दूसरे सेमेस्टर में जाके आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया, तो आपके अकाउंट में कितने क्रेडिट पड़े हुए? 3 क्रेडिट पड़े हुए हैं। और दूसरे सेमेस्टर में आपने एक भी क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन आप तीसरे सेमेस्टर में जाते हैं फिर 3 क्रेडिट होता चला जाता है। तो ये डिजी बैंक कहा गया है, डिजिटल अकाउंट आपको कहा गया है उसको। तो आपको उस बैंक के खाते में मान लीजिए 6 रुपए आपने जोड़ा, 6 क्रेडिट जोड़ा, और इससे जितना आप जोड़ते चले जाएंगे वो आपके हिसाब से वो मल्टीपल होता चला जाएगा, व्यवहार को भी बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर किया, मान लीजिए सेकंड ईयर किसी वजह से छूट गया तो आपका एक क्रेडिट खत्म हो गया, फिर आप 1 साल बाद फिर आते हैं तो आप 6 क्रेडिट लेकर के डिप्लोमा ले सकते हैं, फिर और 6 क्रेडिट मान लीजिए और ले लिया तो आपने डिग्री ले लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका पहला साल बेकार गया, यानी कि अब जो आपका समय है वो बर्बाद नहीं जाएगा। अगर आप 1 साल करते हैं आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 साल पूरे करते हैं तो उसमें रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बाकायदा डिग्री भी मिलेगी। आपका समय जो है अब छात्रों का व्यर्थ नहीं होगा,
और हर चीज में आपके व्यवहार को भी बदला जाएगा, आपके स्किल को देखा जाएगा, स्किल के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि जो आप चाहते हैं आप पे थोपा नहीं जाएगा। आप अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट है वो भी चूज कर सकते हैं। अच्छा सर, संस्कृत को लेकर बहुत ज्यादा उसको फोकस किया जा रहा है और उस पर बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है कि संस्कृत अब अनिवार्य हो जाएगी। संस्कृत में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कहीं ना कहीं संस्कृत खो रही थी हमारे हिंदुस्तान से, लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति से संस्कृत को भी एक जो नया मुकाम है वो क्या मिल पाएगा? देखिए, एक तरह से सरकार ने बड़ी अच्छी कोशिश की। यदि हफ्ते भर पहले आप नासा का रिपोर्ट पढ़िए तो मंगलयान की टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटर, नासा जब ऊपर से देखता है तो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से देखा जाए तो संस्कृत के अलावा कोई अन्य भाषाएं उस ग्रामेटिकल अप्रोच में फिट बैठती नहीं। तो और आप देख लीजिए कि जो भारत का जो भार्गव करके लड़का हुआ जिसको यंगेस्ट नोबेल प्राइज मिला है, जो जरा राजस्थान से है, अमेरिका में जो है, तो उनका मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था तो मैंने पूछा गया कि उनको जो है कि ये जो प्राइज मिला उसके पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी संस्कृत के प्रोफेसर थे और मैंने वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ी है संस्कृत भाषा में। तो आप समझिए कि जो वो भार्गव लड़का है वो वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से इतना बड़ा एक नया रामानुजन यदि पैदा हो रहा तो उसके पीछे वो वैदिक मैथमेटिक्स नहीं थी, वो संस्कृत के वो व्याकरण थे जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ा। और नासा जैसी संस्था आज एक्सेप्ट कर चुकी है संस्कृत इज द मोस्ट सुटेबल एंड परफेक्ट लैंग्वेज फॉर द टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि जब पूरी दुनिया IoT में जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है, ऑटोमेशन में जा रही हैं, तो संस्कृत के माध्यम से किसी चीज को, टेक्नोलॉजी को और एकदम से बढ़ाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में, जैसे आप देख लीजिए एलन मस्क का अभी हम 2 दिन पहले इंटरव्यू पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हम 2050 तक मंगलयान में, हम चंद्रमा में तो बस्ती तो बसा ही देंगे, घर बसा ही देंगे, साथ साथ हम मंगल में भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और उन्होंने दावा किया है कि हम 2 से 3 मिलियन, लगभग 5 मिलियन लोगों को वहां पे हम सैर करा चुके होंगे। तो जब ये चीजें हो रही हैं और उसके बीच में संस्कृत का कहीं इंप्लीमेंटेशन होता है तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के साथ संस्कृत जो मोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज फॉर टेक्नोलॉजी मानी गई है, इसके रूप में आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं विकास होगा। मुझे लगता है सरकार का कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान होगा, इस चीज को ध्यान। बिल्कुल। और संजय जी, एक और बात जो है कि अब किताबों का जो बोझ है वो बच्चों के सिर पर नहीं रहेगा, जैसे कि पहले रहा करता था। इतनी किताबें हुआ करती थी, बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे, पूरा साल निकल जाता था। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी किताबें रखी रह जाती हैं, वो बस आखिर में पढ़ते हैं जब उन्हें पास होना होता है कि अगली क्लास में जाना है, अब हम पढ़ेंगे। तो व्यवहारिक ज्ञान, संगीत, कला, साहित्य पर बहुत फोकस करने की बात की जा रही है। ये कितना महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए और आगे भारत के भविष्य के लिए, क्योंकि छात्र ही हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, अभी क्या है, जैसे अभी की जो परीक्षा प्रणाली है उसको ईमानदारी से स्वीकार किया जाए तो आप पिछले 2 साल का पेपर ले लीजिए और आपको पता चल जाता है किस तरह के सवाल आएंगे। ले दे के 15 से 20 सवाल सुनिश्चित होते हैं कि ये सवाल आएंगे ही आएंगे, और उसमें से आप 5 या 10 सवाल आप तैयार कर लीजिए। उस 10 सवाल में से 5 सवाल आपने अच्छे से लिख दिया तो आपका जिस तरह से मार्क्स मिल रहे हैं, अंक मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको 70 से 80% आराम से आ जाता है। तो एकदम से आपको क्लियर है कि आप इस तरह पढ़ेंगे, आपको इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये जब आप अप्रोच करते हैं कि कंटिन्यूअस एंड होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप पढ़ेंगे, कई बार मैं इंटरव्यू बोर्ड में होता है, कई जगह यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में और इस तरह के संस्थानों में मैं जाता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ कि बच्चे का 90% है और एक तरह से जो 90% उसकी डिग्री में आया है, और जब इंटरव्यू देने आता है मैं उसके नॉलेज को टेस्ट करता हूं तो मुझे लगता है ये तो 50% पाने लगा। डिग्री और उसकी पर्सनालिटी में बिल्कुल मिसमैच होता है, बिल्कुल मिसमैच होता है। तो शायद इसी अंतर को खत्म करने की सरकार की बेहतर कोशिश है, इससे बेहतर कोशिश है। तो 90% लेकर के भी 2 सवाल को और जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए नहीं दे पाता है। लेकिन एक बच्चा 60% लेकर आता है और जो भी हम सवाल पूछते पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, पूरे एकदम से दृढ़ निश्चय के साथ बोलता है, तो मुझे लगता है ये बच्चा ज्यादा सुटेबल है बशर्ते उस 90% के। वो इसलिए कि यदि हमें 40 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाना है तो इसमें वो क्षमता है कि 40 बच्चों को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ग्रास्पिंग पावर है और वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है बच्चों को। और 90% वाला तो हमें ही नहीं आकर्षित कर पा रहा, 3 लोगों को नहीं कर पाएगा, 40 लोगों को कैसे एकदम से कंट्रोल कर पाएगा। संजय जी, एक और बात, ये जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली प्रक्रिया अब आने वाली है और ऐसा अनुमान भी है कि 2021 और 2022 तक जो सेशन आएगा उसमें ये जो नई नीति है वो लागू हो जाएगी। तो ऐसे में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी नीति से पढ़ रहे हैं, आगे जब वो दूसरी क्लास में जाएंगे तो नीति नई होगी, बैलेंस कैसे करेंगे?
देखिए, हमेशा इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन का फेस होता है। जब एक पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसी का कहीं ना कहीं आप मर्ज कराते हैं उस तरह, तो ये होता है कि एक ये फिक्स किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए आज 2020 है, 2022 तक जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने हैं जिनको, तो वो पुरानी पीढ़ी से पुराने सिस्टम से चलेंगे। जो 2022 के बाद बच्चे आ रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो उनके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगेगी। तो पुराने वाले को कंप्लीट कराया जाएगा, नए को नए सिरे से स्टार्ट कराया जाएगा। तो इस तरह का जनरली अभी पहले भी हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में देख चुके हैं, ऐसा हुआ है। हाँ, जब 3 साल से 4 साल का एनुअल मोड से सेमेस्टर मोड और इस तरह से चीजें हुई हैं। एनुअल मोड से सेमेस्टर, फिर 3 साल से 4 साल का बैचलर्स हो गया। बहुत बदलाव हमने देखे। एक और बात संजय जी मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार इस चीज़ को जानना चाह रहे थे, और इसी वजह से हमने ये जो खास प्रोग्राम है वो रखा, ताकि जो इंफॉर्मेशन है सही वो उन तक पहुँच सके। ऐसे में एक आखिरी मैसेज आप छात्रों को जो कॉलेज में अब एडमिशन लेने वाले हैं, हालांकि कोरोना की वजह से नहीं ऐसा हो पा रहा है, लेकिन आगे होगा, तो वो क्या करें? परिजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े कॉलेज के बच्चे हों। उनके लिए खास मैसेज क्या होगा आपका? देखिए, हम ये बोलेंगे किसी भी बदलाव को बहुत पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक है नज़रिया हमेशा जो है निगेटिव देखने का, एक है पॉजिटिव देखने का। क्योंकि समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो मुझे लगता है एजुकेशन तो उसका आधार और स्तंभ है, उसको भी समय के हिसाब से बदलना चाहिए। तो उसको हमें पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको समझना होगा कि देखिए, कोई भी सिस्टम, कोई भी नीति बुरी नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, रेगुलेटरी बॉडी कैसे होती है, इस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने सिस्टम बहुत अच्छा लाया, योजना बहुत अच्छी लाई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में जब जाते हैं तो बहुत सारे हार्डल्स क्रिएट कर दिए गए हैं। यदि हार्डल्स फ्री करके, जैसे मैं इस पे भी पढ़ रहा था तो 1-2 जगह मुझे लगा कि बहुत सारे आयोग की, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात की गई, उसके अंतर्गत जो है कई सारी काउंसिल्स होंगी, बनेगी, वो काउंसिल मॉनिटर करेगी सब चीज़ को। तो मुझे लगता है जितना एक तरह से ऑटोनॉमी की तो बात की गई है, लेकिन ऑटोनॉमी किस रूप में होगी? या वो सुविधाजनक रूप में होगी या बाधा क्रिएट करने के लिए होगी? इस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है। यदि ये लगता है कि इसको प्रमोट करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें और सुधार करने के लिए, उसको सहूलियत देने के लिए होगी, तो बहुत अच्छा स्वागत बस एक आखिरी सवाल कि आप किस तरह से इस नई नीति को देखते हैं? मैं तो देखिए, मैं बहुत प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी हूँ, तो मैं तो बहुत सकारात्मक ढंग से देख रहा हूँ कि जो आने वाले समय है और समय के हिसाब से जो बदलाव हुआ है वो अच्छा है। मैं बार बार बोलता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा इसका, इस पर पूरी चीजें अब टिकी हुई कि कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, वो आगामी भविष्य पर होगा कि आने वाले समय में कैसा इसका एक तरह से कार्यान्वयन किया जा सकता है। जी संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक इस खास प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खास जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही होगी। तो नेशनल हायर एजुकेशन बिल ये अभी संसद में जाएगा, संसद से पास होगा, फिर कानून में तब्दील होगा, उसके बाद 2000 ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021-2022 का जो सेशन होगा उसमें नई शिक्षा नीति जो है वो लागू हो सकती है। तो अब नई शिक्षा नीति के साथ 34 साल बाद ऐसा हुआ है कि नई शिक्षा नीति आई है। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इस चीज को समझें और आगे इस चीज के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ रटाया नहीं जाएगा, आपके स्किल्स को देखा जाएगा, आपके व्यवहार को देखा जाएगा, आपकी क्षमता को पहचाना जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम न्यूज की अपील, कोरोना से सावधान।